तो आज मैं आपको अभी समालोचनात्मक मूल्यांकन के बारे में बताया है मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था के। अब मैं आपको मध्यकालीन शिक्षा के गुण के बारे में बताऊंगी कि मध्यकालीन शिक्षा के गुण क्या थे और जो है इसके बारे में बताएंगे कौन कौन सा गुण और दोष है। तो सबसे पहले हम गुण के बारे में बात करेंगे। तो यदि हम अपने देश की वर्तमान परिस्थितियों और भविष्य की आकांक्षाओं एवं संभावनाओं के आधार पर मध्यकालीन शिक्षा का मूल्यांकन करें तो उसमें निम्नांकित गुण पाएंगे, जो इस प्रकार है। मतलब कहा जाए तो वर्तमान परिस्थिति को देखा जाए और भविष्य को, दोनों का जो है आकांक्षा किया जाए, इच्छा किया जाए, तो सब संभावनाओं के आधार पर तो मध्यकालीन शिक्षा के निम्नलिखित मूल्यांकन करें तो उसमें से निम्नलिखित गुण हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला जो गुण है हमारा क्या है, धार्मिक एवं, जिसे हमने समालोचनात्मक मूल्यांकन में बताया कि जो है आपको धार्मिक एवं लौकिक शिक्षा का समन्वय। तो ये भी क्या है, ये गुण है, ये गुण थे धार्मिक, एवं लौकिक शिक्षा का समन्वय तो इसमें जो है मध्यकालीन शिक्षा में इसके जो गुण थे, धर्म की प्रधानता हुई, सांसारिक सुख, वैभव एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए व्यवहारिक विषयों की शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया था। आने वाले जीवन को सफल बनाने के लिए अनेक व्यावसायिक विषयों की शिक्षा को महत्वपूर्ण माना गया था। यह मध्यकालीन शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता मानी गई, गुण मानिए चाहे विशेषता मान लीजिए, दोनों प्रकार से गुण और विशेषता थी। विशेषता तो दूसरा है छात्रवृत्तियों का आरंभ। इसमें निःशुल्क शिक्षा के साथ साथ अब ये देखा जा रहा है छात्रवृत्तियों का आरंभ। तो छात्रवृत्तियों का जो आरंभ था, इसमें मध्यकालीन शिक्षा के अंतर्गत इस्लाम, साहित्य, धर्म, दर्शन और कला कौशल के क्षेत्र में विशेष योग्यता रखने वाले छात्र का सम्मान और उन्हें अपने ज्ञान एवं कला कौशलों में लगातार वृद्धि करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी। आज हमारे देश में छात्रवृत्तियों का मुख्य आधार जाति है, लेकिन इसके लिए योग्यता का होना आवश्यक है। पहले क्या होता था कि मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था में जो बच्चों को आर्थिक रूप से सहायता दी जाती थी, वो सहायता कैसे बच्चों को दिया जाता था, उन बच्चों को दिया जाता था जो सुयोग्य होते थे, उसके योग्य होते थे, उन्हीं बच्चों को आर्थिक रूप से सहायता दिया जाता था। जो बच्चे पढ़ने में तेज होते थे, अव्वल आते थे पढ़ाई में, उनकी शैक्षणिक व्यवस्था जो थी, मूल्यांकन था वो काफ़ी अच्छा था, उन्हीं को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान किया जाता था। लेकिन आज देखा जाए तो सिर्फ जाति पर छात्रवृत्तियाँ बनाई जा रही है। किसी भी प्रकार की शिक्षा या उसकी योग्यता क्या है उस पर शिक्षा देने की कोई प्रावधान नहीं, आज जाति पर दिया जा रहा है। तो जो बच्चे योग्य वाले होते थे, सम्मानित होते थे, उन्हीं बच्चों को छात्रवृत्ति मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था में रखी गई थी। जैसे फिर आता है तीसरा, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। हमने बताया कि प्रत्येक मुस्लिमों को ग्रहण करना आवश्यक था, क्योंकि इसमें इस्लाम के अंतर्गत शिक्षा ग्रहण
करना धार्मिक कार्य माना था। इसलिए प्राथमिक उच्च शिक्षा जो थी वह निःशुल्क थी तथा छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को भी सभी सुविधाएं निःशुल्क दी जाती थी। वर्तमान में राज्य के विकास एवं लोगों के उत्थान हेतु 6 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा की आवश्यकता एवं निःशुल्क रखी गई। आगे की शिक्षा के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा सभी अल्पसंख्यकों के बच्चों को छात्रवृत्तियां, शुल्क प्रतिपूर्ति एवं अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती है। देखो तब भी उनके लिए सारी चीज़ें निःशुल्क था, मदरसा मकतब में दोनों में, लेकिन जो बच्चे सम्मानित होते थे, योग्यता होती थी, उन्हीं बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है। लेकिन आज क्या है, अल्पसंख्यक के बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है, छात्रवृत्ति प्रतिपूर्ति शुल्क उनका भरपाई की जाता है। ऐसा नहीं है कि उन्हें छोड़ दिया जाता है, वो शुल्क देते हैं, उसके बाद भी उनको शुल्क देने के बाद ये प्रावधान सिर्फ 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए है। बाकी की जो हायर एजुकेशन है उसमें उनको जो है फीस तो देते हैं, फीस के साथ साथ लेकिन उनकी फ़ीस रिफ़ंड भी हो जाती है। तो इस प्रकार से शिक्षा आजकल आधुनिक समय में दिया जा रहा है। फिर आता है साहित्य एवं इतिहास को आप प्रोत्साहन करना। तो चौथा हमारा क्या था, साहित्य, ये गुण और विशेषता, साहित्य एवं इतिहास का प्रोत्साहन करना, प्रोत्साहन होता था। इसके लिए विशेष जो है प्रोत्साहन दिया जाता था। साहित्य एवं इतिहास में प्रोत्साहन तो इसके बारे में देखेंगे, साहित्य एवं इतिहास में क्या प्रोत्साहन था। तो मध्यकालीन युग में साहित्य एवं इतिहास की अधिक उन्नति हुई। अधिकांशतः इस युग के शासकों ने विद्वानों, कवियों, साहित्यकारों, इतिहासकारों, संगीतज्ञों एवं कलाकारों को संरक्षण प्रदान कर प्रोत्साहन दिया और अपने समय का इतिहास सिखाया। इस प्रकार भारतीय इतिहास का क्रमबद्ध लेखन प्राप्त होता है। इस समय अनेक ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना हुई, जैसे जियाउद्दीन बरनी, तवारीखे फिरोज शाही। ये सारी चीज़ें जो है मध्यकालीन में, हमने अगले बताया ना आपको कि ये साहित्य में इन्हीं सब चीज़ों का जो है प्रोत्साहन किया गया। फिर आता है ज्ञान के विकास पर बल। हमारा चौथा है ज्ञान के बल पर, ज्ञान के विकास पर बल, ज्ञान के विकास पर बल, मतलब कि ज्ञान पर विशेष, इसके विकास पर विशेष बल दिया जाता था। मोहम्मद साहब ज्ञान का अमृत मानते थे, इसलिए मध्यकालीन शिक्षा में इस्लाम धर्म एवं संस्कृति के विकास के साथ साथ ज्ञान के विकास पर भी जोर दिया गया। हमारे देश में अनेक प्रकार के विकास और वैज्ञानिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले ज्ञान वस्तुतः मुस्लिम शिक्षा द्वारा आवश्यक बताया गया था। फिर आता है प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था। तो हमारा मध्यकालीन शिक्षा, प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था क्या थी, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। हाँ, तो इस प्रकार हम देखेंगे कि प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा की अलग अलग जो व्यवस्था थी, वो मकतब और मदरसा में जो शिक्षा देने की व्यवस्था थी वो क्या थी, अलग अलग व्यवस्था रखी गई थी। तो अलग अलग व्यवस्था में देख लीजिए, जैसे मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक स्तर की शिक्षा मकतब तथा उच्च शिक्षा मदरसों में प्रदान की जाती थी। ये विद्यालय अलग अलग होते थे।
इस प्रकार एक स्थान पर एक ही आयु वर्ग के बच्चे पढ़ते थे। इतनी ही नहीं, मदरसों में भी अलग अलग विषयों की शिक्षा प्रदान की जाती थी। इससे ज्ञान के विकास में सहायता मिलती थी। शासन द्वारा योग्य शिक्षकों को ही नियुक्ति किया जाता था। आज भी अलग अलग विद्यार्थियों की संकल्पना का शुभारंभ मध्यकालीन शासन से ही हो गया था। अब हम बात करेंगे, जैसे कि उनके कहने का मतलब ये था कि जैसे प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते थे, तो प्राथमिक स्तर के बच्चों में प्राथमिक स्तर के ही बच्चे होते थे, उनके ही बराबरी के बच्चे होते थे। और उच्च शिक्षा के जो बच्चे होते थे उनके बराबर के बच्चे होते थे। उनमें जो योग्य होते थे उन्हीं बच्चों का क्या किया जाता था, नियुक्ति किया जाता था। उन्हीं को विद्यालय की संकल्पना और शुभारंभ का मध्यकालीन से ही चला आ रहा था, तो चला आ रहा है। तो ये व्यवस्थाएं मध्यकालीन में प्राथमिक और उच्च शिक्षा की अलग अलग व्यवस्थाओं में रखा गया था। अब आता है शिक्षा को राज्य का संरक्षण। शिक्षा को राज्य का संरक्षण करना, शिक्षा के द्वारा हम कह सकते हैं कि जिन बच्चों को मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा दी जाती थी, उन बच्चों में ऐसी शिक्षा दी जाती थी, ऐसे ज्ञान कराए जाते थे जो वह अपने राज्य का संरक्षण रक्षा कर सके। राष्ट्र के हित में उनको शिक्षा दी जाती थी। उन्हें राष्ट्र के बारे में बताया जाता था, हमारा राष्ट्र सर्वोपरि है। उनके राष्ट्र के लिए जो शिक्षा प्रदान की जाती थी वो देश के भलाई के लिए, देश के लिए और राष्ट्र के लिए उनको शिक्षा की रक्षा करने शिक्षा दी जाती थी, जिससे कि वह राज्य का भी रक्षा कर सके। तो इसमें लोकतांत्रिक शासन में शिक्षा की व्यवस्था का दायित्व राज्य का होता था। भारत में इस काल का प्रारंभ मुस्लिम बादशाहों ने कर दिया था। इन्होंने भारत में अनेक मकतबों, मदरसों तथा पुस्तकालयों का निर्माण कराया तथा उन्हें इस काल में शिक्षा को राज्य का संरक्षण प्राप्त तथा यह मध्यकालीन मुस्लिम की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती थी। तो इसमें हमने बताया कि राज्य को जो संरक्षण दिया जाता था, तो इस प्रकार से नायकी पद्धति का विकास देख लेते हैं। तो नायकी पद्धति का भी विकास, जैसे मध्यकाल में उच्च कक्षाओं को मदरसों में योग्य छात्र निम्न कक्षाओं के छात्रों को पढ़ाते थे। इसे ही नायकी पद्धति कहते हैं। क्या करते थे कि जैसे जो बड़े बच्चे होते थे वो क्या करते थे कि छोटे बच्चों को निम्न स्तर के जो निम्न कक्षा के जो बच्चे होते थे, उच्च कक्षा के बच्चे क्या करते थे, उन्हें जाकर पढ़ाते थे। जब शिक्षक नहीं होते थे तो बच्चे ही क्या करते थे, उन्हें जाकर शिक्षा देते थे, उन्हें जाकर पढ़ाते थे। इसी को हम क्या बोलते हैं, नायकी पद्धति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नायकी पद्धति। मतलब कि नए ढंग से जो बच्चे शिक्षा देते थे उसी को हम नायकी पद्धति बोलते हैं। और फिर तो इसे नायकी पद्धति कहते हैं। वैसे इस शिक्षा पद्धति की शुरुआत प्राचीन काल में ही हो गई थी, किंतु मध्य काल में इस पद्धति में थोड़ा विकास किया गया। पहले वरिष्ठ छात्रों को इसका प्रशिक्षण दिया जाता था, बाद में उनको ही यह कार्य सौंप दिया जाता था। कहा जा रहा है जैसे कि ये शिक्षा जो नायकी पद्धति की बात कही जा रही है, तो नायकी पद्धति ऐसा नहीं था कि सिर्फ मध्यकाल से ही शुरू था, लेकिन प्राचीन काल में भी था और बौद्ध काल में भी यह पद्धति रखा गया था। इससे क्या होता था कि जो बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता था, प्रशिक्षित किया जाता था, वहीं बच्चे जाकर निम्न कक्षाओं में कक्षाओं के बच्चों को जो है, छोटे बच्चों को जाकर शिक्षा देते थे या पढ़ाते थे। इसी को हम नायकी पद्धति बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि मध्यकालीन शिक्षा के क्या दोष थे, क्या गुण थे, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम मध्यकालीन शिक्षा के दोष के बारे में पढ़ेंगे। जैसे गुण पढ़े तो गुण दोष के बारे में पढ़ना। अब गुण विशेषता पढ़े थे तो गुण विशेषता के साथ साथ दोष पढ़ेंगे। गुण के साथ साथ क्या है, इसके अंदर दोष क्या था, ठीक, दोष के बारे में हम
जानकारी आपको देंगे कि मध्यकालीन शिक्षा के दोष क्या थे। तो अब हम आपको गुण दोष के बारे में बताएंगे कि मध्यकालीन शिक्षा के क्या गुण और दोष थे, इसके बारे में बताएंगे। मध्यकालीन भारत में शिक्षा के उपर्युक्त गुणों विशेषताओं के साथ साथ कुछ कमियां सीमाएं भी थी, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित रूप से किया गया है। हमने बताया कि विशेषता के साथ साथ गुण विशेषता के साथ साथ कुछ सीमाएं और कुछ कमियां, कुछ दोष भी इस शिक्षा में था। तो उसके बारे में हम आपको निम्नलिखित रूप से बताएंगे कि कौन कौन से दोष थे, कौन कौन से गुण दोष पाए गए थे। सबसे पहला है दोषपूर्ण शिक्षण विधि। दोषपूर्ण शिक्षण विधि, पहला क्या था? दोषपूर्ण शिक्षा, दोषपूर्ण शिक्षा व्यवस्था या विधि। तो दोषपूर्ण शिक्षा विधि, तो शिक्षण, एक मिनट, दोषपूर्ण शिक्षण विधि के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। जो प्रशिक्षित किए जाते थे छात्र, उन्हीं के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो क्या दोष थे, क्या दोषपूर्ण शिक्षण विधि थी, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। जैसे कि शिक्षण पद्धति का दोषपूर्ण होना भी मध्यकालीन शिक्षा का अन्य दोष था, क्योंकि छात्रों को रटने पर अधिक बल दिया जाता। हमने कहा ना कि जो बच्चे मकतब में होते थे या प्रारंभिक या प्राथमिक स्तर पर बच्चे छात्र जो प्रवेश लेते थे, उनको जो शिक्षा दी जाती थी, प्रदान की जाती थी, उन शिक्षा में एक दोष ये था कि रटने की जो विधि थी वह बहुत ही गलत था। इससे क्या होता है कि बच्चे पर मानसिक प्रभाव, मानसिक विकास सही ढंग से नहीं हो पाता है, या आगे चलकर बच्चों में जो है अन्य शिक्षा में रुचि नहीं ले पाते हैं। ऐसे बच्चों में जो है रटने की जो विधि बताई जा रही थी वह बहुत ही दोष था, और इस प्रकार से बच्चों में सही ढंग से विकास नहीं हो पाता था। यह दोष था क्योंकि छात्रों को रटने पर अधिक बल दिया जाता था। इससे छात्रों की मानसिक शक्तियों का पूर्ण विकास नहीं हो पाता था और न ही उसमें चिंतन, मनन व तर्क करने की क्षमता हो पाती थी। क्या? जब बच्चा अधिक से अधिक उसे रटने की पर बल दिया जाएगा तो उसका जो मानसिक विकास है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाएगी, और जब विकसित नहीं हो पाएगी तो वो आगे चलकर किसी भी क्षेत्र में नहीं चिंतन कर पाएगा, ना मनन कर पाएगा, और ना ही तर्क करने की क्षमता उसके पास हो पाएगा। जब बच्चे को हम रटने की जो विधि थी यह ख़त्म कर दी गई, लेकिन मध्यकालीन में जो रटने की विधि रखी गई थी यही एक दोष माना गया है। मूल्यांकन करने पे ये लगा कि ये दोष है, क्योंकि बच्चे का मानसिक विकास नहीं हो पाएगा। जब मानसिक विकास नहीं होगा तो वो किसी भी क्षेत्र में मनन करना, तर्क करना, चिंतन करना, इसकी जो क्षमता है वह समाप्त हो गई, और जब समाप्त हो गई तो आगे वह किसी भी क्षेत्र में कार्य करने के योग्य नहीं रह जाता है। जब योग्य नहीं है तो उसको सिर्फ वही चीज़ें याद रहेंगी जितना उसने रटकर रखा हुआ है। तो इसलिए यही एक दोष माना गया था। शिक्षण विधि में यह दोष था कि रटने की जो पर विशेष बल दिया गया, यह दोषपूर्ण शिक्षण विधि था। दूसरा है स्त्री शिक्षा की अवहेलना। दूसरा क्या है? स्त्री शिक्षा की अवहेलना मतलब ये कहने का मतलब है कि मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था में स्त्रियों के लिए क्या शिक्षा व्यवस्था थी
या इसका अवहेलना किया गया। तो ये है कि उनमें शिक्षा देने की कोई प्रावधान नहीं था। देखते हैं आगे कि मध्यकालीन शिक्षा का अन्य दोष स्त्री शिक्षा की अवहेलना भी है, क्योंकि मुस्लिम समाज अथवा राज्य की ओर से स्त्रियों की शिक्षा के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। अल्पआयु की लड़कियां मकतब में जाकर शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। जब वे बड़ी हो जाती थी या प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कर लेती थी तब उन्हें पढ़ने पर रोक दिया जाता था या पढ़ने से रोक लिया जाता था। उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा नहीं थी। इसके लिए सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वास और अज्ञानता प्रमुख कारण थे। इसके अतिरिक्त उच्च वर्ग द्वारा अपने घरों में, शासकों द्वारा अपने महलों में बालिकाओं के लिए शिक्षा का व्यवस्था की जाती थी। हमने कहा ना स्त्री शिक्षा, देखो जो छोटी लड़कियां होती थी वो तो मकतब में जाकर प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर लेती, लेकिन वह जैसे ही प्राथमिक शिक्षा समाप्त करती थी, उच्च शिक्षा में जाने के योग्य होती थी, तो उन्हें मना कर दिया जाता था, उन्हें शिक्षा नहीं दिया जाता था। कहा जाता था कि आप इस योग्य नहीं हो, आपको शिक्षा नहीं दिया जाएगा। उन्हें जो है सामाजिक कुरीतियाँ थी और अंधविश्वास था, इसके लिए इस आधार पर उनको शिक्षा नहीं दी जाती थी। लेकिन जो धनी वर्ग के मुस्लिम लोग थे वो अपने महलों में मौलवी साहब को बुलाकर उन्हें शिक्षा देने की अनुमति थी, लेकिन वह अपने घर पर ही शिक्षा ग्रहण करती थी, न कि मदरसा या मकतब में जाकर शिक्षा ग्रहण करती थी। तो स्त्री शिक्षा का अवहेलना था, लेकिन प्राथमिक स्तर पर नहीं बल्कि उच्च स्तर पर अवहेलना किया गया था। तो इस प्रकार से जो है ये भी एक दोष माना गया है, ये भी एक दोष है। अब आते हैं कि लोक भाषाओं की उपेक्षा, लोक भाषाओं की उपेक्षा। तीसरा है लोक भाषाओं की उपेक्षा। भाषाओं की उपेक्षा लोक भाषाओं की जो उपेक्षा है, इसमें लोक भाषाओं की उपेक्षा करना मध्यकालीन शिक्षा का अन्य दोष है, क्योंकि मध्यकालीन में फारसी शिक्षा का माध्यम और राजभाषा भी थी। इसके अलावा फारसी का ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों को ही राज्य पदों पर नियुक्त किया जाता था। इसके लोक भाषाओं पर केवल ध्यान नहीं दिया गया वरन उसकी उपेक्षा भी की गई थी। अब आता है कि जनसाधारण शिक्षा की उपेक्षा। जैसे हम ले लेते हैं लोक भाषा का मतलब जो फारसी भाषा थी उसी को वो भाषा मानते थे और उसके बाद जो है उसी को राजभाषा भी कहा जाता था। अब आता है जनसाधारण की शिक्षा की उपेक्षा। शिक्षा की उपेक्षा जनसाधारण की। चौथा है जनसाधारण की शिक्षा की उपेक्षा। शिक्षा उपेक्षा। तो इसमें जो जनसाधारण लोग होते थे, जो समाज से होते थे, धनी वर्ग के नहीं होते थे, इसमें सभी वर्ग के लोग आ जाते थे मुस्लिम वर्ग में। तो उनके लिए जो उपेक्षा की गई थी शिक्षा की, वो ये भी एक दोष था। मध्यकालीन शिक्षा का अन्य दोष जनसाधारण की शिक्षा की उपेक्षा, क्योंकि मध्यकाल में शिक्षा केवल इस्लाम धर्म के अनुयायियों को ही उपलब्ध थी, अतः जनसाधारण की शिक्षा की उपेक्षा की गई। धार्मिक कट्टरता के कारण भी अंधविश्वास हिंदू जनता इससे अलग रही। शिक्षा का माध्यम फारसी होने के कारण जनसाधारण इससे लाभवंती नहीं हो सका। तो ये जो इन्होंने ये शब्द रखा जनसाधारण, ये दोष था, क्योंकि इसमें
जनसाधारण में तो सभी वर्ग के लोग आ जाते हैं, सभी जाति के आ जाते हैं, सभी धर्म के लोग आ जाते हैं। लेकिन इन्होंने जनसाधारण जो शब्द रखा यह का था, ये दोष था, यह नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि जनसाधारण में सिर्फ मुस्लिम वर्ग के ही लोग उसमें जाकर फारसी भाषा में शिक्षा ग्रहण करते थे, तो जनसाधारण हुआ कहाँ से। तो ये क्या था, ये भी एक दोष था। इसको जो है ये नहीं माना गया कि ये जो है दोष नहीं है, क्योंकि जनसाधारण के में सभी वर्ग, सभी जाति, सभी धर्म के लोग आएंगे। लेकिन जनसाधारण जो शब्द रखा गया शिक्षा व्यवस्था में, यह एक दोष माना गया है, इसे नहीं रखना चाहिए मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था में। अब आता है आध्यात्मिकता का अभाव। पांचवा है हमारा आध्यात्मिकता का अभाव। आध्यात्मिकता का अभाव तो इसमें यह देखा जाता है, ये भी एक दोष था कि आध्यात्मिकता का भी अभाव इनमें देखा गया। जो शिक्षा देने की व्यवस्था थी आध्यात्मिक रूप से मध्यकाल में, इनके भी ये आध्यात्मिकता का जो अभाव था, ये भी क्या था, एक दोष था, दोष माना गया कि आप जो भाव नहीं आ रहा है उसके अभाव में भी आध्यात्मिकता को भी आप जो है दे रहे हैं, एक नाम दे रहे हैं। जैसे देख लीजिए शिक्षा में आध्यात्मिकता का अभाव मध्यकालीन शिक्षा का अन्य दोष था, क्योंकि मध्यकाल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म का प्रसार करना और छात्रों में धार्मिक कट्टरता की भावना का समावेश करना। इससे इस काल में आध्यात्मिकता का विकास नहीं हो सका था। देखिए ये रखा तो गया, ये शब्द रखा तो गया, आध्यात्मिकता का अभाव था, तो उनमें जो शिक्षा देने की प्रसार था वो सिर्फ इस्लाम धर्म के प्रसार के लिए शिक्षा दी जाती थी, और मुस्लिम धर्म कट्टरवाद सिखाया जाता था उनको। तो इसमें कोई आध्यात्मिकता का बात आया ही नहीं, लेकिन फिर भी यह एक दोष माना गया कि ये दोष है, क्योंकि उसमें कोई आध्यात्मिकता देखी ही नहीं रहा है, कट्टरवादी है, मुस्लिम है, और साथ साथ जो है उनको सिर्फ इस्लामी धर्म सिखाया जा रहा है, तो इसमें कोई आध्यात्मिकता दिखने को नहीं मिल रही, ये भी एक दोष माना गया। अब आता है शिक्षा व्यवस्था में अस्थिरता। छठवां हमारा है शिक्षा व्यवस्था में अस्थिरता के बारे में बात करेंगे। अस्थिरता तो छठवां हमारा है शिक्षा व्यवस्था में अस्थिरता क्या थी, इसके बारे में देखेंगे। ये भी एक दोष था, मतलब शिक्षा क्या है कि स्थिर रूप से नहीं था, वो जो व्यवस्था थी वो अस्थिरता थी, ये भी एक दोष था। तो मध्यकालीन शिक्षा का मुख्य दोष शिक्षा व्यवस्था में अस्थिरता था। इसका कारण यह था कि कुछ मुस्लिम शासक अधिक कट्टर धार्मिक प्रवृत्ति के थे और कुछ उदार प्रवृत्ति के थे। कहा जा रहा है कि कुछ मुस्लिम ऐसे थे जो कट्टरवादी थे और कुछ उदार थे। तो इसमें क्या थी कि शिक्षा व्यवस्था जो थी वह स्थिर नहीं था, अस्थिरता देखने को इसमें मिलती थी। तो इसमें जो है इस प्रवृत्ति के लोग जो थे, यही जो है इसमें दोष, बार बार दोष देखने को शिक्षा व्यवस्था में मिलती थी। और कुछ उदार प्रवृत्ति, इसका प्रभाव उनकी शिक्षा नीति पर भी पड़ा था। इसीलिए किसी शासक के काल में शिक्षा की विशेष प्रगति हुई और किसी के शासनकाल में शिक्षा की उपेक्षित रही। इसके अलावा मुस्लिम शासन सदैव संघर्ष एवं विलंब के कारण विविध उतार चढ़ावों से होकर गुजरता रहा। अतः शिक्षा नीति में अस्थिरता अनिश्चितता मुस्लिम शासकों की शिक्षा नीति का परिणाम थी। इस संबंध में केई ने लिखा है कि शिक्षा का अस्थिर और अनिश्चित चरित्र स्वरूप व्यापक रूप से निरंकुश शासन का परिणाम था। मतलब कहने का मतलब था कि कोई उदार था, कोई बहुत कट्टरवादी था, कुछ लोग अपने काल में कुछ ढंग से चलाए, सबके शासन काल में अलग अलग ढंग से शिक्षा का जो है व्यवस्था रही। इस उतार चढ़ाव होता रहा इनके बीच,
तो उसके वजह से शिक्षा में कोई स्थिरता नहीं थी, बदलाव होता गया, तो इसलिए इन्हें अस्थिरता भी एक दोष माना गया। जब शिक्षा स्थिर नहीं है तो उसमें भी दोष, ये सबसे बड़ा दोष माना गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अभी हम नेक्स्ट वीडियो में वैदिक और बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में पढ़ा, और आज इस वीडियो में हमने आपको मध्यकालीन शिक्षा के बारे में पढ़ाया। तो मध्यकालीन शिक्षा के बारे में हमने क्या पढ़ा, मध्यकालीन शिक्षा कहाँ से शुरू हुआ, उसका अर्थ क्या, शिक्षा देने की व्यवस्था क्या थी, उसके गुण क्या थी, विशेषता क्या थी, दोष क्या था, ये सारी चीज़ों को हमने जो है शिक्षा व्यवस्था में बताया। और इस प्रकार से अब आगे वाले वीडियो में हम अंग्रेजी काल में शिक्षा की व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। कितने काल के बारे में हमने पढ़ा, 3 काल के बारे में हमने पढ़ चुका। पहला क्या था, वैदिक था, वैदिक काल, और दूसरा बौद्ध काल, बौद्ध काल, और तीसरा क्या था, मध्य काल। तो इन तीनों शिक्षा व्यवस्था के बारे में हमने आपको बताया। अब हम अंग्रेजी काल शिक्षा के व्यवस्था के बारे में हम आपको अगली वीडियो में आपको बताएंगे। इस प्रकार से आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए और पढ़िए, यहीं से आपका प्रश्न बनेगा, यहीं से आपको पढ़ना है, इससे बाहर कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ध्यानपूर्वक आप वीडियो देखिए और पढ़िए, जो भी त्रुटियां हों हमें ज़रूर बताइए कि इस जगह मैम नहीं सही है, तो हम उस चीज़ को फिर से सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार से हम आपको जो है इसी जो है चैप्टर के साथ हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।